नमस्कार दोस्तों। AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने 6.3 कर ली थी। उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई आप सारे क्वेश्चंस करना और जो भी अपनी कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स डालना, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। तो मेरे को किसी भी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम सेंड नहीं की, तो इस वजह से मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। 6.4 का आज सबसे पहले मेथड समझाऊंगा और एक आधा जो भी एग्जाम्पल हो पाता है वो समझाऊंगा। आप देखो, साथ के साथ क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके सामने। एक बार जब ओडी खत्म हो जाएगी तो फिर मैं ओडी के किसी भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। उसके बाद में अपना रियल और एनी वगैरह चलेगा, तो फिर मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है और घर पे हो आप सब लोग। तो इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं हो सकता कि घर बैठे आपको ऑनलाइन स्टडी चल रही है और एटलीस्ट कॉलेज में लेक्चर्स अपलोड करने के लिए नहीं बुला रहे, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए, तो भी मैं घर पे बैठ के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो इतनी मेहनत मैं जब घर से आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप अपने घर पे बैठ के कुछ तो पढ़ो। तो 6.4 चल रहा था, 6.3 ख़त्म हो गया था। आज मैं 6.4 का मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको मिले। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें और जब भी आपको कोई नया वीडियो डलता है, आपके पास नया वीडियो आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी जो लिंक है उसको कॉपी करके अपने स्टेटस में लगाएं। स्टेटस में लगाकर अपने दोस्तों को बताएं कि AR मैथमेटिक्स एकेडमी के माध्यम से आप BSc मैथमेटिक्स की जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, अपन चलते हैं 6.4 का जो मेथड है उस पे। तो देखना 6.4। अभी तक दोस्तों अपन ने 6.1 में पढ़ा था पूरक फलन का एक भाग से सोल्व करना, 6.2 में सामान्य रूप पढ़ा था, 6.3 के अंदर स्वतंत्र चर में परिवर्तन पढ़ा था। 6.4 में क्या करना है कि सबसे पहले देखो 6.1, 6.2 और 6.3 का जो प्रत्येक क्वेश्चन था ना, उसमें जो भी अपने को सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता था उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करते थे। सबसे पहले ऐसा ही करते थे ना, लेकिन 6.4 में अपन ऐसे नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो नाम है वो क्या है? संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल। संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल। अब देखिएगा दोस्तों, माना कि दिया गया समीकरण निम्न रूप का है। माना कि दिया गया समीकरण निम्न रूप का है। मान लो जो समीकरण दिया है वो किस रूप का है? P नोट d2i अपॉन dx1 प्लस P1 dy बाई dx प्लस P2i बराबर r। इक्वेशन 1, P नोट d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस P1 dy बाई dx प्लस P2 इंटू आर। P नोट P1 P2 या तो कांस्टेंट है या x के फलन हो सकते हैं। रेखीय अवकल समीकरण बनाना है अपने को, तो मैं लिखूंगा इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये जो समीकरण नंबर 1 है ना, इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? P नोट सेकेंड डेरिवेटिव है तो मैंने इसको लिख दिया डी स्क्वायर प्लस P1 फर्स्ट डेरिवेटिव है तो d प्लस P2 और बाहर क्या आ गया? y बराबर r। इस प्रकार लिखा जा सकता है। और जो कैपिटल D माना है वो किसको माना है आपने?
डी अपॉन डी एक्स को। बताओ दोस्तों, ये है वो डी का फलन है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, एफ डी वाई बराबर आर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। एफ डी वाई बराबर हो गया आर। अब क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन एफ डी है वो डी में क्वाड्रेटिक है। इसको, ये डी में क्वाड्रेटिक है, इसको दो लीनियर फैक्टर एफ वन डी और एफ टू डी में डिवाइड करूंगा मैं। एफ वन डी और एफ टू डी में विभाजित करूंगा। जो एफ डी वाई है इसको मैं एफ टू डी और एफ वन डी दो फैक्टर में लिख देता हूं। एफ डी को मैंने लिखा एफ वन डी और एफ टू डी, और ये वाई। अब देखो क्या है कि एफ डी को आपने एफ टू डी और एफ वन डी के रूप में लिखा। एफ डी है वो क्वाड्रेटिक है, तो एफ टू डी होगा वो भी लीनियर होगा और ये भी लीनियर होगा। लीनियर का मतलब है कि ये डी की पावर 1 है इसमें, और इसमें भी डी की पावर 1 है। सबसे पहले तो जो एफ वन डी है ना, सबसे पहले तो एफ वन डी है वो वाई के ऊपर अप्लाई होगा, वाई के ऊपर अप्लाई होगा। और वाई के ऊपर अप्लाई होने के बाद में जो रिजल्ट बनता है, यहां से दोबारा सुनना, सबसे पहले तो एफ वन डी है वो वाई के ऊपर अप्लाई होगा। वाई के ऊपर अप्लाई होने के बाद में जो भी रिजल्ट बन के आता है ना, उस रिजल्ट के ऊपर एफ टू डी अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एफ वन डी है वो वाई के ऊपर अप्लाई होगा। वाई के ऊपर अप्लाई होने के बाद में जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, एफ टू डी अप्लाई होगा। तो मैं अगर लैंग्वेज रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि एफ डी को दो गुणनखंडों, एफ डी को दो गुणनखंडों एफ वन डी व एफ टू डी में, एफ डी को दो गुणनखंडों एफ वन डी व एफ टू डी में इस प्रकार वियोजित किया जाता है कि, इस प्रकार वियोजित किया जाता है कि एफ डी को दो गुणनखंडों एफ वन डी और एफ टू डी में इस प्रकार वियोजित किया जाता है कि एफ वन डी वाई पर क्रिया करता है, वाई पर क्रिया करता है। ये एफ वन डी तो किसके ऊपर क्रिया करता है, वाई पर क्रिया करता है। तथा एफ टू डी किस पर क्रिया करेगा, जो एफ वन, जब एफ वन है, एफ वन डी है, वाई के ऊपर क्रिया करने के बाद में जो भी फंक्शन बन के आएगा ना इससे, उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। तथा एफ टू डी एफ वन डी वाई पर क्रिया करता है, पर क्रिया करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे जो खास बात है वो मैं अब लिखूंगा यहां पे। इतना देखो दोस्तों, आप ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन था, इस प्रकार से लिखा, इसको एफ डी वाई, इसको दो लीनियर फैक्टर में एफ टू डी और एफ वन डी के रूप में लिखा। एफ वन डी वाई के ऊपर क्रिया करता है और जो फंक्शन बनेगा उसके ऊपर एफ टू डी क्रिया करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है दोस्तों, कि ये एफ वन डी और एफ टू डी है वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं, क्रम विनिमय नहीं होते हैं। क्रम विनिमय क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्स वगैरह अवेलेबल होंगे, क्योंकि इसमें चर संख्याएं होती हैं, और चर संख्याएं होने के कारण ये क्रम विनिमय नहीं होंगे। और क्रम विनिमय नहीं होंगे तो आप इनको अगर आगे पीछे नहीं लिख सकते। अगर मान लो एफ वन डी इधर या एफ टू डी इधर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे मेन यही दिक्कत है इस क्वेश्चन के साथ। इसके साथ ये दिक्कत है कि पीछे तो कौन सा फैक्टर लिखे, आगे कौन सा फैक्टर लिखे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आगे पीछे फैक्टर्स को चेंज कर दिया ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है आपका। तो मैं इस चीज को लिख भी देता हूं। तो नोट, ध्यान देने योग्य चीज यहां लिख देता हूं, नोट ध्यान रखने योग्य है। ध्यान रखने योग्य है यह है कि, ध्यान रखने योग्य यह है कि एफ वन डी व एफ टू डी क्रम विनिमय नहीं होते हैं। क्रम विनिमय
नहीं होते हैं। ध्यान रखने बात यह है कि भाई F1D और F2D होते हैं वो क्रम विनिमय नहीं होते हैं। चलो ठीक है, क्रम विनिमय नहीं होते, अतः गुणनखंडों को सही क्रम में लिखने की आवश्यकता है। और क्रम विनिमय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें चर राशियां उपस्थित होती हैं। अतः गुणनखंडों को सही क्रम में लिखने की अतः गुणनखंडों को सही क्रम में लिखने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भाई F1D F2D क्रम विनिमय नहीं होते तो गुणनखंडों को सही क्रम में लिखने की आवश्यकता होती है। अगर सही क्रम में नहीं लिखा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत है। अब ये सारी की चीज जो मैंने चीजें बोली हैं वो एग्जाम्पल से क्लियर होंगी। एग्जाम्पल मान लो यह है, पहला एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर 2 + 6x - 6x स्क्वायर dy by dx -4y = 0 1। तो अब मेन प्रॉब्लम यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन है वो 6.4 का है। देखो सबसे पहले तो आप जैसे पीछे का जो पेज है ना उसके अंदर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लोगे तो पी क्यू आर की वैल्यू लिख लोगे, फिर आप देख लेना कि 1 + p + q = 0 या 1 - p + q 0 या p + qx = 0। अगर ऐसा होता है तो वो 6.1 का क्वेश्चन है। अगर I = q - 1/4p² - dp अपॉन dx का मान कांस्टेंट या 1/x² टाइप आता है तो 6.2 का क्वेश्चन है। और q1 का मान अचर आ जाता है तो 6.3 का क्वेश्चन है। और अगर वहां से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो फिर आप सोचोगे कि 6.4 का है। पहले तो तीनों तरीके चेक करोगे आप। अब मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत कम चांस है यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन आ भी जाएगा तो आसान सा ही आएगा। देखो कैसे करना है, समीकरण 1 को प्रतीकात्मक रूप में या संकेतों के रूप में प्रतीकात्मक रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। समीकरण 1 को प्रतीकात्मक रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। कैसे? ये बना 3 ये बना 3x², डबल डेरिवेटिव है तो d² कर दो, प्लस 2 + 6x - 6x² और इसको लिख दिया d और माइनस का 4 और बाहर कितना आ गया y = 0। ठीक है दोस्तों। और d किसको माना है भैया? आपने d माना है d अपॉन dx को। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा 3x² d², ये इससे गुणा होगा तो ये इससे गुणा होगा तो 6xd और ये 2 इससे गुणा होगा तो बनेगा 2d। इनको तो एक जगह कर लिया। बाकी का ये कितना है माइनस का 6x² और ये माइनस का 4 और y = 0। इनको पीछे लिख लिया। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि मैंने यहां लिखा डेरिवेटिव। अब देखो 3x² d² है ना, तो मैं यहां पे लिख दूं 3x²d। क्या लिख दूं? 3x²d। क्यों लिखा ये? सुनना ध्यान से। ये इसलिए लिखा कि 3x² तो बाहर आ जाएगा, 3x² तो बाहर आ जाएगा और d गुणा होकर कितना बन जाएगा? d² बन जाएगा। इस कारण ये लाने के लिए मैंने ये लिखा। अब देखो 3x² को रोका और d d² हो गया, प्लस आप 3d को रोक लो। 3d को रोकोगे तो x² का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा ना।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2x, तो 3d को रोका और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, तो बताओ ये 6xt, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों आ गई, इतना सा लिखने से केवल। और ये 2d है तो यहां पे लिख लिया मैंने 2। अब देखो आप ध्यान से, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सर ये 6xt कहां गया। आप d को 2 से करोगे तो ये आ गया, और आप 3x² को रोको, d इंटू डी डी स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर वेरिएबल है ना, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है तो 3d को रोका और एक्स स्क्वायर का 2x और 3d कितना हो गया 6xd, तो बताओ ये टर्म भी आ गई। इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो 3x² d प्लस का 2 और y बराबर 0, ये करना था। आपको एक फैक्टर कॉमन बनाना है कैसे भी करके, हर क्वेश्चन में एक फैक्टर को क्या बनाना है कॉमन। अब बताओ कॉमन कौन सा फैक्टर बना, 3x² d प्लस 2, 3x² d प्लस 2, तो 3x² d प्लस 2 कॉमन फैक्टर बन गया। जो को देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, जो कॉमन फैक्टर बना है ना उसको तो पीछे लिखना है आपको। तो कॉमन तो कितना है 3x² d प्लस 2, ये कॉमन है ना, उसको तो पीछे लिखना है, और बाकी यहां से कितना बचा d माइनस 2, उसको आगे लिखना है, और ये y बराबर है 0, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है। अगर आपने इस फैक्टर को आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसको f1d माना और इसको f2d माना ना, तो ये कम्यूट नहीं करते हैं, दोनों फैक्टर कम्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें चर उपस्थित है, इनमें x² उपस्थित है, इनमें चर उपस्थित है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए सबसे ये है कि ये जो फैक्टर बन रहा है ना, जो यहां से कॉमन फैक्टर बने ना उसको तो पीछे लिखना है, और जो बाकी का बने d माइनस 2 उसको आगे लिख दो। कॉमन फैक्टर को पीछे लिखना है, अपने दिमाग में ये चीज डाल लो, कॉमन फैक्टर को पीछे लिखना है और बाकी का जो दूसरा फैक्टर होगा उसको आगे लिखना है। क्लियर। अब आप मान लो ये जो पूरा है ये वाला, इसको कोई अन्य वेरिएबल मान लो, 3x² d प्लस 2, y को आप मान लो कि क्या v, जो पीछे वाला फैक्टर है 3x² d प्लस 2y बराबर है v। बताओ इक्वेशन 2 क्या बनेगा, देन इक्वेशन 2 बना d माइनस 2 और इस v को मान यहां रख दो तो v बराबर है 0। ये पूरा का पूरा मान उठा के यहां रखेंगे तो ये बनेगा d माइनस 2 v बराबर है 0। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई दी कि कॉमन फैक्टर है उसको पीछे लिखना है। अब देखो ये कितना है d माइनस 2 v बराबर 0, इसको सोल्व करना है। इस पेज को मैं हटा देता हूं। d माइनस 2 v बराबर 0, बताओ इसको क्या लिख दूं, dv अपॉन dx माइनस का 2v बराबर 0, तो ये बना dv अपॉन v बराबर 2dx, समाकलन कर दो, log v बराबर 2x प्लस log c1, तो log v माइनस log c1 बराबर 2x, ये बना log v अपॉन c1 बराबर 2x, तो v अपॉन c1 बराबर बन गया e की पावर 2x, और यहाँ से v बराबर कितना बन गया, v बराबर c1 e की पावर 2x, ये v का मान आ गया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी y की। देखो ये क्वेश्चन था, आपको तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, y की वैल्यू निकालनी थी, और यहाँ से v की वैल्यू आ गई। लेकिन अब ये जो v की वैल्यू आई है ना, ये यहाँ रख दो, ये माना था ना 3x² d प्लस 2y बराबर है v, क्या 3x² d प्लस 2y बराबर v माना था आपने, v, इसके अंदर वैल्यू रख दो आप वापस, तो ये बना 3x² dy बाई dx प्लस 2y बराबर v की ये वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू याद रख दो c1 e की पावर 2x, कितना रखा c1 e की पावर 2x। इसको सोल्व करना है, dy बाई dx प्लस 2/3x², 3x² का भाग दिया और ये y
बराबर C1 अपॉन 3x² e की पावर 2x। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। बताओ ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है या नहीं है? सॉरी, बताओ ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है या नहीं है? पहले चैप्टर का है ना, dy/dx प्लस pxy बराबर qx। रेखी का अवकल समीकरण है ये y में रेखी का अवकल समीकरण है। dy/dx प्लस pxy बराबर है qx। रेखी का अवकल समीकरण है तो आपको IF निकालना पड़ेगा। IF क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है? 2/3x² है dx। तो बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/3 तो बाहर आ गया और 1/x का समाकलन हो गया -1/x। तो कहने का मतलब e की पावर -2/3x, ये हो गया IF। ओके, अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, इस 3 का सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू IF, तो e की पावर -2/3x, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन qx कितना है? ये रहा देखो, C1 अपॉन 3x² e की पावर 2x। qx को IF से गुणा करो, IF कितना है? -2/3x dx प्लस C2। अब ये कैसे भी सोल्व नहीं हो सकता। सोल्व नहीं हो सकता तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनसे ये इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होगा। तो जब सोल्व नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे छोड़ दो। तो y बराबर, इसको आप राइट साइड में लेके आओगे तो ये बनेगा e की पावर 2/3x, y माइनस था वो प्लस हो गया। ये इंटीग्रेशन C1 अपॉन 3x², ये e और ये e, तो e की पावर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये बना x, और ये कितना बनेगा? 1/3x भाई 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है तो वो कॉमन में आ गया, ये dx प्लस C2। और जब इसको राइट साइड में लेके आया हूँ, कहने का मतलब e की पावर 2/3x से गुणा किया हूँ तो यहाँ तो e की पावर 2/3x आ गया, और यहाँ भी कितना आएगा? 2/3x। तो ये मिला, ये अपने को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बना। और ये समाकलन सोल्व नहीं हो सकता तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो आप। मैं दोस्तों इसके आंसर मैच करने की कोशिश करता हूं एक बार। तो C1/3, ओके, दिस वन इज राइट। और अपना बिल्कुल डिट्टो आंसर मैच हो गए हैं दोस्तों इसके। तो आप देख लो अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको ये दिया था, इसके अंदर आपने फैक्टर्स बनाया, कॉमन फैक्टर उसको पीछे लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, d-2a। पीछे वाले को कोई v मान लिया तो ये d-2v बन गया। पहले तो v की वैल्यू निकालो और v की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना आप। यहाँ से v की वैल्यू कैसे आएगी? ये देखो आप, d-2v बराबर 0, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया और v की वैल्यू आ गई C1 e की पावर 2x। और मैंने बताया था v की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 3x² d प्लस 2y बराबर v। तो यहाँ आपने पुट किया और इसको सोल्व किया। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया वो फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ई के अंदर बताया था ना मैंने कैसे सोल्व करते हैं। प्रथम कोटि के रेखिक अवकल समीकरण को पहले IF निकाला, फिर सॉल्यूशन होता है y इंटू IF बराबर राइट साइड में जो दिया हुआ है qx इंटू IF dx प्लस c। अब इसको सोल्व नहीं कर सकते तो ऐसे कैसे छोड़ दो। अगर सोल्व कर सकते थे तो अपन सोल्व कर देते। इस प्रकार से मैंने मेथड समझाया दोस्तों और फर्स्ट एग्जाम्पल बताया इसका। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और AR मैथमेटिक्स अकेडमी के प्रति अपना प्यार यूं ही बनाए रखे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।